हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज मैं आपके लिए लाया हूं जो क्लास 11th का जो रिवीजन वीडियोस में डाल रहा हूं अपनी चैनल पे, उसका जो दूसरा चैप्टर है काइनेमैटिक्स, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि जेके बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए प्रेजेंट करूंगा काइनेमैटिक्स, जिसमें मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, प्रोजेक्टाइल मोशन, वेक्टर्स, बाकी चीजें आती है। जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है वही वही क्वेश्चंस यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। पहला ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, मैंने लिखा है इसको बेटा लॉन्ग टाइप। आपको कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड एक है, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। कैलकुलस मेथड से तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो प्रूव करनी है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन जो है आपको प्रूव करनी है बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। ठीक है बेटा। जो बेटा पहला ही जो क्वेश्चन इस पे है वो है, पहला पार्ट जो है वो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पहले है, चलो वही करेंगे पहले, कोई इशू नहीं है। कौन सी इक्वेशन है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी है। कौन सा मेथड यूज करना है? कैलकुलस मेथड। हाँ सर, कैलकुलस मेथड से दिखाइए हमें ये फॉर्मूला डिराइव कैसे करनी है। चलो बेटा, वो थ्योरी वोरी आप खुद लिखोगे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आपको पता है बेटा वेलोसिटी, अगर हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस पोजीशन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। जरा वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन से। आपको पता है डिफरेंशिएशन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से हमें वेलोसिटी मिलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट आर से लिखो, या कोई यूजुअली यूजुअली किताबों पे जो लिखा होता है वो एस ज्यादा बेटर है। एस से लिखा होता है, कोई इशू नहीं है बेटा। चलो आप बोल सकते हो, वी बोलो एस बोलो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। एस आर बोलो, एस बोलो। चलो, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी एस बाई डी टी। ये तो आपको सबको पता है, कैलकुलस में तो ये डिटेल में आप पढ़ते हो। हाँ सर, ये तो डिटेल में पढ़ते हैं। चलो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीपल करो, क्या आएगा बेटा? ds जो है किसके बराबर आएगा? v इंटू डी टी के बराबर। हाँ सर, यही आया, ds आया v dt के बराबर। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, v u और a जो है वेक्टर साइन में लिखूंगा। चलो कोई नहीं, इसको हम यहां पे सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। जरा बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगी? इतना मोटा क्यों है? ये क्यों इतना मोटा है? चलो, चलो बेटा, चलो डी एस जरा किसके बराबर आएगा? अच्छा, वी के बदले क्या लिखोगे आप? यू प्लस ए टी। हाँ, साथ में डी टी लिखोगे। हाँ सर, बिल्कुल डी टी हमने साथ में लिखा। अब सर इसको क्या करना है? फिर से एक्सपेंड हो जाएगा, डी एस आपको आएगा यू डी टी, एक्सपेंड किया, प्लस ए टी डी टी के बराबर। हाँ सर, ये स्टेप भी हमें समझ आया। अच्छा, डी एस को कैसे आप एस बनाओगे? सर, डी एस को एस बनाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। हाँ सर, अब क्या करोगे? सर हम ये करेंगे, यहां से इस तरह से लाइन मारेंगे। हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग। हाँ सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम दोनों साइड, तो आपको आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। हाँ सर, बिल्कुल लिमिट्स भी डाल सकते हो। डी एस का इंटीग्रेशन है एस। चलो बेटा, यू बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख सकते हो।
प्लस ए बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी आएगा। ठीक है, मैंने लिमिट्स नहीं डाले, डालने की जरूरत भी नहीं। अगर डालोगे 0 to t डालना है, लिमिट डालो 0 to t। ठीक है, 0 to t लिमिट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट के लिमिट डालो 0 to s। कहीं पे S1 और S2 लिखा होगा, फिर उसने लिखा होगा S2 माइनस S1, अपनी मर्जी है, ऐसे भी निकलेगा। चलो बेटा, यहां पे आएगा S इक्वल टू U dt की इंटीग्रेशन T प्लस A तो बच गया, T की इंटीग्रेशन T स्क्वायर बाई 2। यही तो है कौन सी इक्वेशन। अच्छा, वेक्टर साइन भी लगाओगे, कोई नहीं, एस यू को और टी को। यही तो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डेरिवेशन है। सो पहला पार्ट था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, डिराइव करो, वो तो हमने की। चलो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये तो ज्यादा आसान है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको डिराइव करनी है। चलो बेटा, ये भी हम डिराइव करेंगे। चलो दूसरी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिराइव करो। वेक्टर साइन लगाओ, कोई बात नहीं है, नहीं लगाओगे वो भी जरूरत नहीं है डिराइवेशन में। चलो बेटा, चलो। अच्छा, एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ change of rate of change of velocity with respect to time। rate of change of velocity with respect to time है, मैं लिखूंगा with respect to time। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन ए है, किसकी डिफरेंशिएशन है? वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन हमें एक्सेलरेशन देती है। डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देती है, वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देती है बेटा। चलो क्रॉस मल्टीपल करो, आपको आएगा डी। हाँ सर, डी आएगा ए डी टी के बराबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, डीवी को कैसे भी बनाओगे? इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, लेकिन विद इन द लिमिट्स डालेंगे। लेफ्ट साइड से इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, राइट साइड से इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। हाँ सर। अच्छा, वेलोसिटी के लिमिट्स क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अच्छा, टाइम का लिमिट क्या है? इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना क्लियर हुआ तो हम एक काम करेंगे, यहां पे लाइन डालेंगे फिर से। अच्छा, dv की इंटीग्रेशन किसके बराबर है? v के बराबर। dv की इंटीग्रेशन तो v के बराबर है, और लिमिट आएगा u और v। हाँ, अच्छा, a बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt वो भी आएगा 0 to t के दरमियान। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। अच्छा, अपर लिमिट कैसे सॉल्व करते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप बोलोगे सर ये आएगा v माइनस u। ए तो बच गया, t की इंटीग्रेशन t है, फ्रॉम 0 to t आपको आएगा v माइनस u, आपको आएगा ए टी के बराबर। अच्छा, एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, वेक्टर साइन आएगा, इसको ट्रांसफर करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डिराइवेशन है। ये थी सेकंड की डिराइवेशन। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डिराइवेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डिराइवेशन। अब तीसरा पार्ट है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको डिराइव करनी है। चलो बेटा, थर्ड। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये डिराइव, वेक्टर साइन डालो, वी यू ए को, एस को, कोई इशू नहीं है, नहीं भी डालोगे हमें आंसर आएगा। अच्छा बेटा, अभी आपने देखा, आप कैसे ये डिराइव करोगे? सर दो तो हमने निकाली, कोई नहीं, आप देखो बेटा। अच्छा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? अभी तो आपने पढ़ा dv डिवाइडेड बाई dt। सर अगर आप ये करोगे आपको तो फिर से फर्स्ट इक्वेशन आएगी। कोई बात नहीं बेटा, हम थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको हम लगाएंगे dv। यहां पे मैं लिखूंगा पूरा, देखो, dv डिवाइडेड बाई ds मल्टीप्लाइड बाई ds डिवाइडेड बाई dt। सर ये आपने क्या किया? अरे ये मैंने ये किया, देखो बेटा, ds कैंसिल हुआ, वापस dv बाई dt, वापस dv बाई dt। ओए dv बाई dt है, ये है dv बाई dt, क्योंकि ds के साथ कैंसिल हो जाएगा।
आया समझ बेटा? हाँ सर, अब समझ आया। आपने कुछ जुगाड़ करने की कोशिश की है, वो तो आगे हमें समझ आएगा क्या जुगाड़ किया। इसको जानते हो ds by dt को? व्हाट इज ds by dt? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही वेलोसिटी कहलाती है। सो इसके बदले हम v भी लिख सकते हैं। सो a आप लिखोगे बेटा ds by dt के बदले v लिखोगे, फिर लिखोगे dv डिवाइडेड बाई ds। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा ए डी एस, आएगा वी डी वी के बराबर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये हमें समझ आया। चलो बेटा, आपको आएगा वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। अच्छा, अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अच्छा, दोनों साइड से इंटीग्रेशन आपको आएगा इंटीग्रल ऑफ वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए डी एस। अच्छा, लिमिट्स डालो बेटा। इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v, वेलोसिटी का लिमिट इनिशियल u, फाइनल v, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ds, डिस्प्लेसमेंट को 0 to s डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी। ठीक है बेटा? चलो बेटा, v की इंटीग्रेशन क्या है? v पावर 1 है। अब बोलोगे सर ये v स्क्वायर बाई 2 आएगी, और लिमिट आएगा v और u। a तो a है, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 to s। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये अब लिमिट सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड साइड से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? v, लोअर लिमिट क्या है? u। अब बोलोगे सर ये आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू 2 ds की इंटीग्रेशन s, और लिमिट है 0 to s। हाँ सर, बिल्कुल समझ आया। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये 2 क्रॉस हो जाएगा, 2as। ये है बेटा आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेराइवेशन। सो हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किए यूजिंग कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड? कैलकुलस मेथड से हमने ये किया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एस एनथ। अरे अरे सर, ये क्या है? nth वाली डेराइवेशन, s nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। ये एक और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तो ठीक है, लेकिन एक और इक्वेशन हम बनाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। मैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स और nth सेकंड? क्या इसमें कोई फर्क है बेटा? पहले समझो। n सेकंड अगर बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, मैं आपको बोलूंगा टाइम है 5 सेकंड। 5 सेकंड का पहले समझो, फिर मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा। टाइम है 5 सेकंड। अगर मैं आपको बोलूंगा 5 सेकंड्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट ढूंढो, 5 सेकंड्स में बॉडी ने स्टार्ट से लेकर 5 सेकंड तक कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है, वो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड्स। 5 सेकंड्स में मैं आपको बोलूंगा 5वें सेकंड में, 5th सेकंड, इसको मैं बोलूंगा 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अब मैं आपको बोलूंगा 5वें सेकंड में। 5वां सेकंड कौन सा सेकंड हुआ? ये वो वाला सेकंड है जो 4 सेकंड और 5 सेकंड के दरमियान का जो टाइम है, 4 और 5 सेकंड तक जो टाइम है, वो 5वां सेकंड है। 5 सेकंड हुए 0 से लेकर 5 तक, 5वां हुआ 4 से लेकर 5 तक। मैं आपको बोलूंगा 8वां सेकंड, 7 से लेकर 8 तक। 8 सेकंड 0 से लेकर 8 तक। 10 सेकंड 0 से लेकर 10 तक। 10वां सेकंड 9 से लेकर 10 तक। सो आया समझ बेटा? अच्छा, सो nth सेकंड है। nth सेकंड जो है ये होता है बेटा n-1 से लेकर n तक। 5वां सेकंड 4 से लेकर 5 तक। 10वां सेकंड 10th सेकंड 9 से लेकर 10 तक। मैं आपको 15वां सेकंड बोलूंगा, 15th सेकंड 14 से लेकर 15 तक। nth सेकंड n-1 से n तक का टाइम जो है वही nth सेकंड है। समझ आया? nth सेकंड है, n-1 से लेकर n तक जो टाइम है वो nth सेकंड कहलाता है। उसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है बेटा। चलो बेटा, चलो अब समझ आया? चलो बेटा, ये है इसका आंसर।
चलो बेटा, अच्छा v आप बोलो बेटा, v वेलोसिटी किसके बराबर, डिफरेंशिएशन ऑफ जब वेक्टर साइन में नहीं लिखूंगा, अब आपको पता है कहां कहां पे वेक्टर साइन लिखनी है। v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। चलो बेटा इसको क्रॉस मल्टीपल करो, डी एस किसके बराबर आएगा, v डी टी के बराबर। अगर वेक्टर साइन लिखना चाहोगे, डी एस को वेक्टर साइन आएगा, यहां से v को वेक्टर साइन आएगा। अच्छा v किसके बराबर, v खुद जो है वो u प्लस ए टी के बराबर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो डी एस आपको आएगा u प्लस ए टी, साथ में डी टी आएगा, u और एक ऊपर वेक्टर साइन। जरा डी एस किसके बराबर आएगा, वो आएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी के बराबर। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें अच्छे से समझ आया। अब मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय nth सेकंड निकालनी है, सो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। आपको आएगा लेफ्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी। हाँ अब मसला है यहां पे बहुत अहम मसला, हमें कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करनी है, nth सेकंड डिस्टेंस निकालनी है। सो टाइम हम लिखेंगे n-1 से लेकर n तक, n-1 से लेकर n तक टाइम। ठीक है, हाँ सर मुझे अच्छे से समझ आया। अब चलो डी एस आएगी बेटा एस एनथ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनथ सेकंड मैंने लिखा ताकि ये थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए एस से, एस एनथ डिस्टेंस। अच्छा u तो u है बेटा, बच गया। डी टी की इंटीग्रेशन t आएगी, लेकिन लिमिट आएगा n-1 से लेकर n तक, अभी तो मैंने सिखाया ये। प्लस a बाहर आया बेटा, टी की इंटीग्रेशन आएगी टी स्क्वायर बाई 2, बिल्कुल सर बिल्कुल सर, और लिमिट आएगा n-1 से लेकर n तक। कैसे लिमिट सॉल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, u तो u है, अपर लिमिट है n, माइनस लोअर लिमिट है n-1। अपर लिमिट हाँ माइनस है दोनों को यहां पे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा, प्लस a बाई 2 कॉमन आएगा। अच्छा अपर लिमिट है n स्क्वायर, लोअर लिमिट है n-1 स्क्वायर। बिल्कुल सर बिल्कुल, s nth, u हाय हाय u n-n प्लस 1 प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। n के साथ गया, सो एस nth आपको आएगा u प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। हाँ सर यही आया, n स्क्वायर भी गए, मैंने कुछ नहीं एक्सपेंड किया, मैं सिंपल कैलकुलेशन में भी मैं मेरी इमेज आपको सामने आई होगी यहां पे, मैं साइड में चलता हूं। देखो बेटा एस एनथ क्या आएगा आपको, u तो u है प्लस a बाई 2, यहां पे मैं 2n पहले लिखूंगा फिर -1 लिखूंगा। ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, u प्लस a बाई 2 2n-1। ठीक है बेटा, सॉल्व करना है, सिंपली मैथमेटिक्स है, सिर्फ लिमिट डालना। जिस तरह से आपने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर डिराइव की, बराबर वैसा ही प्रूफ है, सिर्फ लिमिट चेंज करना है, n-1 से लेकर n तक लिमिट डालना है, बाकी सिंपल है। चलो बेटा
तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हम कब बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है? कब बोलते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म? व्हेन बॉडी कवर्स, हाँ आपको पता है बेटा, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही वो चेंज ही नहीं होती है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की चेंज जीरो आएगी, एक्सेलरेशन जीरो। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही जो मोशन है, कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। जरा यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ढूंढना है। ये है बेटा पोजीशन, ये है टाइम, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अच्छा, वेलोसिटी क्या रही बेटा? यूनिफॉर्म रही या नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म रही। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रही क्या चेंज होगी? नहीं सर, कभी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। वेलोसिटी का एक ही वैल्यू है जो कि चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, एक ही वैल्यू है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ अच्छा सर, ये जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बॉडी जब आगे जाएगी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, उतना ही टाइम लगेगा बढ़ने में, फिर से आगे जाएगी, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन यूनिफॉर्मली ये आएगी बेटा। ये है स्ट्रेट लाइन, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसी मोशंस के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए स्ट्रेट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाती है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो बेटा। अच्छा, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड मोशन एट सेम टाइम? क्या एक ही टाइम पे बॉडी रेस्ट और मोशन पे हो सकती है? अरे सर ये क्या है, बॉडी रेस्ट पे भी है, बॉडी मोशन में भी है, सर ये कैसे पॉसिबल है? यस बेटा, ये पॉसिबल है। इट डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जर्वर। सर ये आप क्या बोल रहे हो? आप बेटा, ये एक गाड़ी है, गाड़ी ले लो, गाड़ी में एक इंसान बैठा है, बैठने दो, गाड़ी चल रही है, चलने दो, हमें क्या करना? अब देखो बेटा, एक आदमी इसी के साथ गाड़ी में बैठा है, दूसरा आदमी बाहर बैठा है। जो आदमी इसको देख रहा है, जो गाड़ी में खुद बैठा है, चलो इसका नाम मैं ए रखूंगा, इसका नाम बी, इसका नाम सी। बी के लिए ए जो है वो रेस्ट पे। बी वाला बोलेगा अरे ए तो मेरे साथ है, मैं रेस्ट पे हूं, ए भी रेस्ट पे है। लेकिन सी वाला बोलेगा ए भी मोशन में है, बी भी मोशन है। सी वाला बोलेगा ए जो है वो मोशन में है। बी वाला बोल रहा है ए रेस्ट में है क्योंकि वो खुद गाड़ी में है। सी वाला बोल रहा है ए मोशन में है। सो ये ए जो है ये रेस्ट पे भी है, ये मोशन में भी है। रेस्ट किस हिसाब से? बी के हिसाब से। मोशन किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट? अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? चलो, एक बॉडी ने, एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर की। ये डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट जो है या डिस्टेंस जो है, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा। और ऑब्जेक्ट के डायमेंशन जो है, ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस दीज आर वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट के डायमेंशन बहुत कम है। किससे कम है? डिस्प्लेसमेंट से कम। हम इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है? वो वाला ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन कम है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इन कंपैरिजन टू इट्स डायमेंशंस, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के। चलो बेटा, छठवां क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। आंसर कितने क्वेश्चन लाओगे? मैंने 29 क्वेश्चन लाए हैं। चलो, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी है
और डायरेक्शन भी है। क्या ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? बॉडी में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, क्या वेक्टर है? जरूरी नहीं, नॉट नेसेसरली। अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि वेक्टर के लिए दो कंडीशन नहीं, तीन कंडीशन जरूरत है। क्या, कौन कौन सी कंडीशन? नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू डायरेक्शन, यहां सर, और नंबर थ्री इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट वेक्टर है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करो, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है, हाँ सर मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ओबे नहीं करती है, इसलिए करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। सो वेक्टर के लिए नेसेसरी कंडीशन है मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना और वेक्टर लॉज को ओबे करना। चलो बेटा, अच्छा वन डायमेंशनल मोशन किसको बोलते हैं? अरे एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेट अस सपोज अलोंग एक्स एक्सिस जा रही है, इस कंडीशन में सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये काफी है जो ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई करे। हाय हाय, ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ग्रेविटी में आ रहा है, हाँ सर ग्रेविटी में आ रहा है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है ऑब्जेक्ट की मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। अगर एक कोऑर्डिनेट, इफ वन कोऑर्डिनेट या वन डायरेक्शन आप बोल सकते हो, वन कोऑर्डिनेट बोलो, वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द मोशन, टू डिस्क्राइब द मोशन, उस वाली मोशन का नाम वन डायमेंशनल मोशन है, जिसमें एक कोऑर्डिनेट सारी मोशन को डिस्क्राइब करे। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ रहा बेटा आपके सामने, एक साइड से वेलोसिटी, दूसरे साइड से टाइम। चलो ऐसा ग्राफ हम मानेंगे, ऐसा ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के अंदर क्या है? अच्छा सर एरिया के अंदर क्या है? एरिया के अंदर ये है बेटा इसका एरिया, ठीक है। इसके एरिया के अंदर क्या है? अच्छा अच्छा सर आप बोलिए सर वेलोसिटी एरिया, एरिया मीन्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या है? सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा बेटा आप मुझे बोलो v किसके बराबर है? डी एस बाई डी टी। हाँ सर v है डी एस बाई डी टी, क्रॉस कीजिए, डी एस आपको आएगा v डी टी के बराबर, s आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। सो इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी वो तो डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा v डी टी का इंटीग्रेशन क्या है? यही तो है एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया, एरिया अंडर कर्व जो है वो क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के अंडर क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, कॉमन सेंस में इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स डिस्प्लेसमेंट, differentiation of velocity gives acceleration, integration of velocity gives displacement। चलो बेटा, व्हाट डज स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक साइड से पोजीशन x है, दूसरे साइड से टाइम t है। अच्छा इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? स्लोप मीन्स डिफरेंशिएशन, स्लोप मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। अच्छा एरिया मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन। ऐसे आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। स्लोप मीन्स स्लोप किसका? स्लोप पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अरे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वेलोसिटी। हाय हाय, वेलोसिटी जो है वो तो dx बाई dt है। स्लोप क्या होता है? यही तो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, सो ये वेलोसिटी देगा। स्लोप क्या है? स्लोप है डिफरेंशिएशन, किसकी डिफरेंशिएशन? डिस्प्लेसमेंट की, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स वेलोसिटी। ठीक है बेटा। कैन अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी? क्या बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो सकता है लेकिन जीरो वेलोसिटी? सर ये क्या बोल रहे हो आप? बॉडी के पास एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो है। अरे बेटा जरा आप एक काम करो। क्या काम करे सर? बॉडी को ऊपर लगाओ, जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, जब बॉडी कहां पहुंची?
टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो के बराबर, सर बिल्कुल जीरो के बराबर, लेकिन नीचे से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी तो प्रेजेंट होती है। सो बॉडी के पास एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी जीरो, सो इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। हाँ, कहां पे पॉसिबल है? मोशन अंडर ग्रेविटी में जब हम बॉडी को ऊपर लगाते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब बॉडी पहुंचती है, इसकी वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट होती है। अंडर व्हाट कंडीशन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड विल बी सेम? किस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है? अगर बॉडी जाएगी बेटा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, अगर बॉडी जाएगी किस लाइन में? स्ट्रेट लाइन में। अगर बॉडी जाएगी स्ट्रेट लाइन में, सो स्ट्रेट लाइन में जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट भी होगी, क्योंकि ये राइट लेफ्ट तो नहीं गया। स्ट्रेट लाइन में जितनी डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। डिस्टेंस से हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में तो यही फर्क है। अच्छा, इस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी। सो किस कंडीशन में? व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड अगर होगी बॉडी को, तो उस टाइम जितनी यूनिफॉर्म स्पीड उतनी ही एवरेज वेलोसिटी, उतनी ही एवरेज स्पीड भी होगी। इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस? क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ऑलवेज बराबर होता है? नहीं बेटा, ऑलवेज तो नहीं है। चलो बेटा, इस तरह से बॉडी जा रही है, ठीक। अच्छा, जरा डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जो टोटल ये कर्व्ड लेंथ है ये डिस्टेंस है, लेकिन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो कौन ज्यादा है कौन कम है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस है, डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है। हाँ, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो जितनी डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट भी। सो कंडीशन निकली डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस होती है। यूजुअली डिस्टेंस ज्यादा होती है, स्ट्रेट लाइन में बराबर होती है। अच्छा, किस कंडीशन में इक्वल होंगे? जब स्ट्रेट लाइन हो, जब बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हो, उस कंडीशन में जितनी डिस्टेंस उतनी ही डिस्प्लेसमेंट भी होगी। ठीक है बेटा। सो यहां पे इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस? नो, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल। हाँ, इक्वल एक कंडीशन में है, स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज डिस्टेंस ही ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। इज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल टू एवरेज स्पीड? क्या ये उसी पे डिपेंड है जो इससे पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा। क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमेशा बराबर है? नो सर, ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं, हमेशा कहां से बराबर होगी? एक कंडीशन में बराबर है। कब? बॉडी मूविंग इन, कब? अंडर व्हाट कंडीशन विल बी इक्वल? कंडीशन है व्हेन बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए, बॉडी ट्रेवल करे स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड जो है वो एक ही स्पीड रखे, स्पीड जो है यूनिफॉर्म रखे, स्पीड जो है कांस्टेंट रखे, अपना वैल्यू चेंज ना करे, उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर होगी। कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन? कैन अ बॉडी, ये वापस वो क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, कैन अ बॉडी हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलरेशन? हाँ, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉडी इस तरह से ऊपर लगाते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है जीरो है, एक्सेलरेशन जी के बराबर है, नॉन जीरो। सो यस, इट इज पॉसिबल। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी बेटा। कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट स्पीड? स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वैल्यू सेम है, लेकिन वेरिएबल वेलोसिटी। सर ये क्या कंफ्यूजन आपने डाला? चलो बेटा, अब एक काम करो, अब सर्कुलर मोशन ले लो। सर सर्कल हमने लिया, सर्कल में हर किसी पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, दैट इज गिवन बाय टेंजेंट। हाँ सर, दैट इज गिवन बाय टेंजेंट।
यहां पे भी गिवन बाई टेंजेंट, यहां पे भी गिवन बाई टेंजेंट, यहां पे भी गिवन बाई टेंजेंट। हाँ सर, टेंजेंट ने दी है वेलोसिटी, बिल्कुल। अच्छा आप चलो 2 मीटर पर सेकंड वैल्यू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आप मुझे बोलो बेटा, स्पीड जो है, स्पीड वैल्यू जो है कांस्टेंट है, 2 2 2 और 2। सो स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट। हाँ सर, स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी जो है दैट इज वेरिएबल। क्यों है वेलोसिटी वेरिएबल? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई, पहले राइट थी, फिर अपवर्ड थी, फिर लेफ्ट थी, फिर डाउनवर्ड। सो वेलोसिटी इस केस में वेरिएबल है, चेंज हो रही है वेलोसिटी। कैन अ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिएबल स्पीड? कैन अ बॉडी हैव, क्या बेटा ये पॉसिबल है? बॉडी के पास वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है बट स्पीड वेरिएबल है। चलो बॉडी जा रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, इसका मतलब है वैल्यू जो है 2 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। क्या अब स्पीड इसकी वेरिएबल हो सकती है? क्या स्पीड बदल सकती है? स्पीड बदलने के लिए इसका वैल्यू बदलना चाहिए, लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड है, वैल्यू नहीं बदलेगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। नो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड बदलने के लिए वैल्यू बदलना चाहिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। चलो बेटा, चलो बेटा यहां पे एक और इसको आप कर सकते हो, ऐसा ही है। कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी? कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो वेलोसिटी? कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी? ये एक है। कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन जीरो वेलोसिटी? चलो बेटा, कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है एंड नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी? ये आप क्या बोल रहे हो? आपने हमें पागल किया। जरा एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर बेटा? एवरेज वेलोसिटी सिंपल मुझे बोलो, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम जीरो आएगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। सो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इसका मतलब कंफर्म्ड है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है। सो ये वाला पार्ट जो है, इसका ए वाला पार्ट जो है, ये तो वहीं पे गलत साबित हुआ। इट इज नॉट पॉसिबल। सो बॉडी को अगर, शाबाश, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो कंफर्म्ड है एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ये कंफर्म्ड है। इसने बोला था क्या बॉडी को अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या एवरेज वेलोसिटी हो सकता है? नहीं हो सकता। सो पहले पार्ट को आएगा नो। अब दूसरा पार्ट है बेटा, कैन यू हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? बॉडी के पास जीरो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, लेकिन नॉन जीरो वेलोसिटी। इसने सिंपली वेलोसिटी बोला है, एवरेज वर्ड यूज नहीं किया है। अच्छा, वेलोसिटी अगर है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी तो ds बाई dt है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, उसे एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि इंस्टंटेनियस भी जीरो। बॉडी ने, आपने स्टार्ट किया, आप घर से लेकर स्कूल तक गए, स्कूल से लेकर वापस आए, अपनी जगह पे पहुंचे, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, थ्रू ट्रिप आपकी एवरेज वेलोसिटी जीरो। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप जा रहे हो, जब आप जा रहे हो, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, लेकिन जाने के टाइम आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी। सो वेलोसिटी प्रेजेंट हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी जीरो है क्योंकि एवरेज में टोटल लेना पड़ता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जाने के टाइम तो वेलोसिटी थी, आने के टाइम वेलोसिटी थी। सो ये जो है बॉडी कैन है, ये पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल। बॉडी के पास जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन नॉन जीरो वेलोसिटी है। नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, नॉन जीरो एवरेज वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो सकती है। एवरेज तो जीरो आएगी। 18th क्वेश्चन है बेटा, पेपर फ्लाइंग ऑन विंडी डे,
आइडेंटिफाई करो। 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D। विंड आ रही है, ये हवा में उड़ रहा है, कभी यहां से उड़ेगा, कभी यहां से उड़ेगा, कभी यहां से उड़ेगा, इसको कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, पेपर को कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो 3D मोशन है। 3D मोशन है। ट्रेन ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेन जा रही है। स्ट्रेट लाइन की मोशन क्या है बेटा? 1D मोशन। 1D मोशन है। अर्थ रिवॉल्विंग, ये सर्कुलर मोशन है बेटा। अर्थ रिवॉल्विंग सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है 2D मोशन। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अब वेक्टर्स का क्वेश्चन है। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, इनकी स्टेटमेंट्स और इनकी डेराइवेशंस, जो रिजल्टेंट की डेराइवेशन है। चलो बेटा, पहले मैं स्टार्ट करूंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आपको पता है बेटा ट्रायंगल लॉ क्या फरमाता है? सर क्या फरमाता है? अगर ये है बेटा एक साइड ऑफ ट्रायंगल, हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, दूसरा साइड ऑफ ट्रायंगल है, ये दूसरा वेक्टर है। हाँ सर, अगर इन दो वेक्टर्स जो है ये हम रिप्रेजेंट करेंगे दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल से, अगर मुझे इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे तीसरा वेक्टर ड्रा करना है, लेकिन ये ड्रा करना है इन अपोजिट ऑर्डर। आप देखो बेटा, ये इस तरह से मैं समझाऊंगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है। अगर आप देखोगे बेटा, ए और बी एक ही ऑर्डर में है। ए खत्म हुआ, बी स्टार्ट हुआ, ए खत्म हुआ, बी स्टार्ट हुआ। एक का हेड, दूसरे की टेल, इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स इन ऑर्डर। ए और बी एक ही ऑर्डर में है। अगर इनका रिजल्टेंट ढूंढना है, ये तीसरा साइड है, लेकिन ये अपोजिट ऑर्डर में है। अपोजिट ऑर्डर में है, ये दो एक ही ऑर्डर में, तीसरा अपोजिट ऑर्डर में। सो यही ट्रायंगल लॉ स्टेट करता है, क्या बोलता है? if two vectors if two vectors are represented by two sides of triangle taken in same order, then resultant is given by third side taken in opposite order। ये है बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ सर, ये ट्रायंगल लॉ है। अब दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये क्या फरमाता है सर? ये एक साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम पूरा ड्रा करेंगे। ठीक है, हाँ सर, ये पैरेललोग्राम ड्रा हुआ, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट देगा, वही रिजल्टेंट देगा। अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है, ये बेटा रिजल्टेंट है। ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। इफ टू adjacent sides of parallelogram represent two vectors in order, then resultant is given by diagonal of parallelogram। diagonal of parallelogram। ठीक है बेटा, अब मुझे एक्सप्रेशन, ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अहम क्वेश्चन, बहुत। चलो बेटा, चाहे आप ट्रायंगल लॉ ले लो, पैरेललोग्राम लॉ ले लो, आंसर जो है दोनों केसेस में जो है बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं है। डायग्राम्स में सिर्फ डिफरेंस है जो आपने अभी देखी। चलो बेटा, ये मैंने एक साइड लिया, हाँ सर, ये मैंने, चलो पैरेललोग्राम लॉ से डिराइव करूंगा।
यूजुअली आपकी किताबों पे ट्रायंगल ला से होता है, चलो ट्रायंगल ला से ही मैं भी करूंगा। चलो ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल ला है। एंगल बिटवीन वेक्टर जो है बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर जो है, ये पूरी तरह से समझो। एंगल बिटवीन वेक्टर ये वाला एंगल नहीं है। एंगल बिटवीन वेक्टर होता है एंगल बिटवीन टू टेल्स या एंगल बिटवीन टू हेड्स। ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर, ये आपको इस तरह से आगे चलाना है, फिर आपको ये एंगल मिलेगा। तो फाइनली एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है, बाहर वाला एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ से बिल्कुल आएगा। देखो ये है एक वेक्टर ए, ये है दूसरा वेक्टर बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये है, ये वाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है थीटा। यहां से देखो आप, यहां से ये वाला एंगल थीटा आएगा, बाहर वाला एंगल थीटा, यहां से ये वाला ए और बी के दरमियान जो एंगल है ये थीटा है ना, ये थीटा, यहां से ये थीटा, इसीलिए मैंने बाहर वाला एंगल थीटा बनाया। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो है बेटा, ये बाहर वाला एंगल जो है एंगल थीटा है जो है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, अब आप देखो बेटा, मुझे रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे यहां से यहां तक डायगोनल ज्वाइन करना है। ये डायगोनल है बेटा आर, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, और इसका एंगल जो है बीटा है। बीटा और थीटा डिफरेंट है। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स का एंगल है, और बीटा जो है इट इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट का वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है। अब क्या करूंगा मैं सर, अब क्या करना है, आपने तंग हमें लाया, बहुत तंग हमें लाया, बहुत परेशान आपने हमें किया। ये आप बेटा देखो, डैशड लाइन में डालूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा बेटे, इस तरह से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। हाँ सर, आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, अब समझ आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक ट्रायंगल बन गया। हाँ सर, ट्रायंगल बन गया। आप देखो बेटा, आप नजर रखो, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये लेजर लाइट से दिखाऊंगा, ये वेक्टर बी है। बी का ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर है, बी कॉस थीटा। ओए ओए सर, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया। चलो मैं लिखूंगा पी, पी, ओए, पी क्यू आर और एस, ट्रायंगल आर एस क्यू, ये रहा आर, ये एस, ये क्यू। क्यू एस जो है बेटा आपको आएगा बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर, और आर एस जो आएगा आपको आएगा बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। सर बिल्कुल भी समझ नहीं आया। ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसको मैंने लेजर लाइट से बनाया, ये वाला ट्रायंगल बेटे, ये वाला ट्रायंगल, जरा इसको साइन थीटा की फॉर्मूला लगाओ। सर क्यों परेशान कर रहे हो? साइन थीटा है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आर एस, है ना आर एस, ये परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बी के बराबर है। सो इंप्लाइज आर एस आपको आएगा बी साइन ऑफ थीटा। सर समझ आया, अब समझ आया, इससे पहले गोटा लगी लिखा था, समझ नहीं आया। चलो बेटा, कॉस थीटा आएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है क्यू एस, हाइपोटेन्यूज है यही बी के बराबर, आपको क्यू एस आएगा बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। क्यू एस आपको आया बी कॉस ऑफ थीटा, आर एस आपको आया बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। हाँ सर, अब हमें समझ आया। जरा रिजल्टेंट जो है आर, बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, कीचू 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 कीचू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ आने लगा। ट्रायंगल है पी एस आर
बड़ा वाला ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आएगा बेस स्क्वायर पी एस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है आर एस स्क्वायर। किचू किचू किचू, हाइपोटेन्यूज ये बेस ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये बेस ये परपेंडिकुलर। सर बिल्कुल, अब हमें समझ आया। क्या आया बेटा? पी एस स्क्वायर। अब वैल्यूज डालने हैं इक्वल टू, जरा पी एस किसके बराबर आएगा? पी एस पूरा है यहां से यहां तक ए प्लस बी कॉस थीटा। पी एस आपको आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस, अच्छा आर एस है परपेंडिकुलर, ये है बी साइन थीटा, बी साइन ऑफ थीटा होल स्क्वायर, और पी एस जो है यही रिजल्टेंट स्क्वायर है। जरा इसको एक्सपेंड करो बेटा, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसको और इसको क्या कॉमन आएगा बेटा? बी स्क्वायर कॉमन आएगा, मैंने ये पहले लिखा, कोई इशू नहीं है। आर स्क्वायर आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। सो आपको आर स्क्वायर आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो रिजल्टेंट आपको आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और इसको अंडर रूट चढ़ेगा। ये रिजल्टेंट की फॉर्मूला है। हाँ सर, रिजल्टेंट की फॉर्मूला। अच्छा, रिजल्टेंट का एंगल बोलो। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। सर रिजल्टेंट की डायरेक्शन इस तरह से निकलेगी, रिजल्टेंट का एंगल जो था वो बीटा था पूरे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस आपको आएगा tan ऑफ बीटा, आपको आएगा परपेंडिकुलर। जरा परपेंडिकुलर किसके बराबर है? बी साइन ऑफ थीटा के बराबर। नीचे आएगा ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर। अच्छा, बीटा क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ, ये एंगल मेड बाय रिजल्टेंट है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा beat angle made. So we have got magnitude of resultant and angle made by resultant. Resultant का magnitude और resultant का angle आपने निकाला। चलो बेटा 20वां क्वेश्चन है। सर हम थक गए, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, सब्र का फल मीठा होता है। डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अलोंग विद प्रॉपर्टीज। चलो बेटा, डॉट प्रोडक्ट आपको तो पता ही है डॉट प्रोडक्ट है क्या। अगर एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। हाँ सर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, आप बोलोगे सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ सर बिल्कुल, ये हमें समझ आया। इतना क्लियर है? मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है, खराब है। चलो बेटा, अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा इसकी? आपको पता है ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर। आप ए डॉट बी डालो, बी डॉट ए डालो, आंसर बराबर आएगा। इसका मतलब है इट इज क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव।
अच्छा, दूसरा बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या मतलब हुआ? ए डॉट बी प्लस सी अगर है, ठीक है, ए डॉट बी, ये हम सिंपली लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, दिस मीन्स इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्युमुलेटिव भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। अच्छा, जब हम दो वेक्टर्स को डॉट करेंगे, हमें जो आंसर मिलेगा, आंसर इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तीन प्रॉपर्टीज काफी है। चलो बेटा अब आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। हाँ सर, क्रॉस प्रोडक्ट की ओर, क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा, अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन कैप। एंड कैप वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ये जो है ए क्रॉस बी वेक्टर, इट इज perpendicular to both the vectors. क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। यहां पे भी एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हो, अगर ए एंड बी आपस में परपेंडिकुलर है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट उनका जीरो आएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। ठीक है बेटा, चलो बेटा। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये क्यूमुलेटिव नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अपवर्ड आएगी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे आएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर नहीं वेक्टर देता है, डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, gives a vector quantity। और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जो है, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड स्क्रू रूल लगा, इतना काफी है बेटा। सिंपल न्यूमेरिकल और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलो बेटा, चलो डॉट का लिखो। एक वेक्टर है बेटा, आपको पता है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस 3k। मैं आपको बोलूंगा बेटा इन दो को डॉट प्रोडक्ट निकालो। कोई बात नहीं है बेटा, अगर डॉट निकालना है, डॉट निकालना है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, क्योंकि इसके साथ 2 है, इसके साथ -1 है साइन लेके, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। हाँ सर, हाँ सर, ए डॉट बी किसके बराबर आया बेटा? -2 प्लस 6 प्लस 12। हाँ, ए डॉट बी आपको आया 16 के बराबर। अच्छा, अगर क्रॉस करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा सर ए क्रॉस बी कैसे निकालना है? बेटा आपने पढ़ा होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना पड़ता है। अच्छा, पहले वेक्टर का आई कैप बोलो 2 और जे कैप 3, के कैप 4। दूसरे वेक्टर का -1, 2, 3। हाँ सर, ये आया। अब इसको एज अ डिटर्मिनेंट ओपन करना है, वो आप कर सकते हो बेटा, आपने सीखा होता है वो। आई कैप उसका रो और उसका कॉलम डिलीट होता है। 3 3 9 -8 क्रॉस क्रॉस, ये आपको पता है। दूसरी टर्म -j, उसका रो और उसका कॉलम डिलीट, 6 -4। तीसरी टर्म के को आएगा 4 -3, ये आया। सो आपको आएगा बेटा आई कैप इंटू 1 माइनस जे कैप इंटू 10 प्लस के कैप इंटू 7। सो आपको आएगा आई -10j प्लस 7k। ये है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। ये आप सीखते हो, ये आप सीखते हो, क्लासेस में सब सीखते हैं, कोई इशू नहीं है।
चलो बेटा, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अच्छा, ये यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी के बराबर होता है। यूनिटी मतलब क्या होता है? 1 के बराबर। अच्छा, अगर वेक्टर ए है, मैं आपको बोलूंगा इसका यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? आप ए ऊपर कैप लिखते हो। अच्छा, ये किसके बराबर होता है? वेक्टर ए को उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये जरूरत लगता है हमें डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए एक्स डायरेक्शन में हम आई कैप लिखते हैं, वाई डायरेक्शन में जे कैप, ये आपको पता है बेटा। वाई वेक्टर्स कैनॉट बी एडिट एल्जेब्रिकली। सिंपल एडिशन क्यों नहीं कर सकते वेक्टर्स को? क्योंकि वेक्टर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐड करने के लिए हमें डायरेक्शन भी इनटू कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। डायरेक्शन सिंपल अलजेब्रा में नहीं आती है। डायरेक्शन के लिए हमें वेक्टर लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन इंक्लूड करने के लिए हमें सिंपल एडिशन नहीं कर सकते। क्या वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी एक ही वेक्टर है? इसका मतलब एक ही है। अगर वेक्टर a है, वेक्टर a माइनस बी है, दूसरा वेक्टर है b माइनस ए, क्या ये सेम है? नहीं। a प्लस बी और a माइनस बी डिफरेंट वेक्टर है। इसका मतलब है मुझे रिजल्टेंट a को प्लस लेना है, b को माइनस लेना है, उनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है ए को और माइनस बी को। आया? इसमें किस किस का रिजल्टेंट लेना है? एक तो प्लस बी को एंड माइनस ए को। आप देखो यहां पे आप ए ले रहे हो, यहां पे माइनस सी, यहां पे माइनस बी, यहां पे प्लस बी। सो ये दो वेक्टर्स का मतलब सेम नहीं है, ये डिफरेंट। हम मे भी वैल्यू मत सेम आ सकता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। डिफाइन टू डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन टू डायमेंशनल मोशन कहलाती है? जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स है वो सफिशिएंट है, दो कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट है टू रिप्रेजेंट मोशन। दो कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है टू रिप्रेजेंट मोशन, उस मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। चलो बेटा, लॉन्ग टाइप होए प्रोजेक्टाइल मोशन के 4 क्वेश्चंस है, बस उतना ही। इसके साथ ही हम ये कंक्लूड करेंगे काइनेमैटिक्स। चलो सर, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन ये तो आपको पता है, मैं एक्सप्रेशन पे आऊंगा। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज की डिराइव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बेटा, आप देखो, जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात जब भी होती है, हाँ सर, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात जब भी होती है, अपने वेलोसिटी u से प्रोजेक्टाइल चलाई, एट एन एंगल ऑफ थीटा आपने चलाई। u को आप रिजॉल्व कर सकते हो दो कंपोनेंट्स में, एक है u cos ऑफ थीटा, दूसरा है u sin ऑफ थीटा। अब मोशन अलग अलग से सॉल्व करोगे अलोंग x एक्सीज, अलोंग x एक्सीज। हाँ सर, अलोंग x एक्सीज करना क्या है हमें? अलोंग x एक्सीज वेलोसिटी है u cos थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। चलो मैं पहले मिटाऊंगा यहां पे, u cos थीटा है इनिशियल वेलोसिटी ui। ये वेलोसिटी जो है ये थ्रू आउट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, ये यूनिफॉर्म रहेगी बेटा, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन की एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्मूला है। यूनिफॉर्म मोशन को 3 इक्वेशंस नहीं लगती है। चलो बेटा, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी है u साइन ऑफ थीटा, जो आपने अभी निकाली। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वाई एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रही है, g माइनस जी के बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड से बेटा माइनस जी के बराबर है। सो मोशन जो है इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, हमारे पास 3 इक्वेशंस
ऑफ मोशन है। सो हमें अलग अलग चीजें यूज करनी है। अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म मोशन, अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेटेड मोशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी है, आंसर्स बेटा निकालने हैं। हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ आया। चलो बेटा पहली एक्सप्रेशन टाइम की निकालेंगे। हाँ, टाइम की निकालेंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे टाइम पीरियड, बहुत सारी इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यूजुअली जो किताबों पे होती है वो ये पॉइंट इनिशियल कंसिडर करता है, अलोंग ई ई ई यहां से यहां तक, इस तरह से। अच्छा आप मुझे बोलो, बॉडी ने इस पॉइंट पे अलोंग एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पे स्टार्ट किया, वापस एक्स एक्सिस पे आई। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 है, क्योंकि वाई एक्सिस में ये पहले ऊपर चढ़ा फिर वापस नीचे आया। अरे वापस आया ना एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है। हाँ सर बिल्कुल, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि बॉडी पहले ऊपर चढ़ी फिर वापस आई, बॉडी पहले ऊपर चढ़ी फिर वापस आई, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर। अच्छा वाई एक्सिस आपने ली, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? वाई एक्सिस के अलोंग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस है 0, यू है यू साइन ऑफ थीटा, टोटल टाइम ऑफ टी लिखो यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल तक टी, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। आंसर ट्रांसफर करो, आपको आएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी। टी और टी गया, सो टी आपको आया 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये आपका टाइम पीरियड है बेटा। हाँ सर, ये तो टाइम पीरियड है, अब कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलो बेटा दूसरी, मैक्सिमम रेंज, अच्छा मैक्सिमम हाइट निकालेंगी। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक सर जब बॉडी चढ़ेगी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक अलोंग वाई एक्सी, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वही तो एच मैक्स है। अच्छा मैक्सिमम हाइट वाई एक्सीस पे जब पहुंचेगी वाई के अलोंग टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है अलोंग वाई एक्सीस। हाँ एक्स वाली वेलोसिटी इसके पास है जिसकी वजह से ये आगे जाती है, लेकिन वाई कंपोनेंट 0 बनता है क्योंकि बॉडी को ऊपर वापस नहीं चढ़ना है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। मैं लिखूंगा एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। वाई एक्सीस ले लो बेटा, फॉर्मूला यूज करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस g, डिस्प्लेसमेंट h मैक्स। चलो बेटा एच मैक्स किसके बराबर आया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इस 2g को मैंने नीचे लाया, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। सर बिल्कुल सर, मैक्सिमम हाइट भी आई। चलो बेटा अब हॉरिजॉन्टल रेंज लाएंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। अरे हॉरिजॉन्टल रेंज सर ये तो यहां से यहां तक है, रेंज यहां से यहां तक है। रेंज किसके अलोंग है? रेंज इज अलोंग एक्स एक्सीज। हाँ सर, रेंज इज अलोंग एक्स एक्सीज, अलोंग एक्स एक्सीज, अलोंग एक्स एक्सीज एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अलोंग एक्स एक्सीज 3 इक्वेशन यूज नहीं करनी है, क्यों? रीजन आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन है। वाई एक्सीज 3 इक्वेशन यूज करो, एक्स एक्सीज नहीं। चलो बेटा एक्स एक्सीज इनिशियल से लेकर फाइनल तक की डिस्टेंस वही तो आर है। व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सीज? एक्स एक्सीज की वेलोसिटी यू नहीं है, इट इज यू कॉस ऑफ थीटा। सो आप लिख सकते हो यू कॉस ऑफ थीटा, डिस्टेंस इज आर, टाइम इज टी, इनिशियल से फाइनल तक टाइम तक टोटल टाइम टी लगता है। क्रॉस मल्टीपल करो बेटा,
आर आपको आएगा u cos थीटा इंटू टी। यही तो रेंज है, लेकिन आप फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा, रेंज आप लिख सकते हो u cos थीटा। व्हाट इज टी? टाइम। टाइम किसके बराबर है? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। सर बिल्कुल बिल्कुल, रेंज आप लिख सकते हो बेटा यू स्क्वायर यू और यू हुआ यू स्क्वायर, ब्रैकेट में ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है। अच्छा, इसको जानते हो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो साइन 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा होती है साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर। हाँ, तो रेंज आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर। ये रेंज की फाइनल फॉर्मूला है, ये रेंज की फॉर्मूला है। अच्छा, ये रेंज कब मैक्सिमम? अच्छा, रेंज की फॉर्मूला बाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, ये रेंज कब मैक्सिमम होगी? रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन ऑफ 2 थीटा इज मैक्सिमम। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सो साइन 2 थीटा जब 1 के बराबर होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी। इसका मतलब है 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ 190 है, थीटा इक्वल टू 45। जो जब थीटा इक्वल टू 45 होगा बेटा, उस टाइम रेंज जो है दैट विल बी मैक्सिमम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, समझ आया। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? बेटा प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन फिर से, डिफाइन ट्रेजेक्टरी। जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है बेटा, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। ये जो पैराबोलिक पाथ है बेटा, पैराबोलिक पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का, इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। मुझे इसी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन देखनी है। इसकी इक्वेशन क्या है? बराबर यही सेम प्रोसीजर है। आप कोई पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पे और वर्टिकल डिस्टेंस y पे। अब मुझे टोटल, मैंने अभी डराइवेशन में टोटल प्रोजेक्टाइल ली, अब मुझे टोटल नहीं x और y में आंसर लाना है, टोटल में नहीं लाना। उसी को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। चलो बेटा, चला अलोंग एक्स एक्सीज बोलो। अलोंग एक्स एक्सीज वेलोसिटी u cos थीटा है। वेलोसिटी तो अलोंग एक्स एक्सीज u cos थीटा है। और डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस है x। अच्छा सर, डिस्टेंस है x, टाइम है t। सो क्रॉस करके आपको t किसके बराबर आया? x डिवाइडेड बाई u cos ऑफ थीटा के बराबर। ये रहा आपका टाइम। अच्छा, बोलो बेटा, अलोंग y एक्सीज क्या करोगे? अलोंग y एक्सीज, अच्छा, आपको पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s किसके बराबर है? y के बराबर है ना। यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस y है। u किसके बराबर है? u साइन ऑफ थीटा, टाइम है t, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन माइनस g, टाइम है t स्क्वायर के बराबर। सो y आपको आया u साइन ऑफ थीटा t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अब ये t यहां पे सब्स्टिट्यूट करो और यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। जरा y किसके बराबर आएगा? y आपको आएगा u साइन ऑफ थीटा, टाइम किसके बराबर आएगा? x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस ऑफ थीटा माइनस हाफ ऑफ जी। हाफ ऑफ जी तो, अच्छा, t के बदले क्या लिखोगे? x बाई यू कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर। y इज इक्वल टू u और u गया, x साइन बाई कॉस क्या हुआ? टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रही बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको हम बोलते हैं y और x की रिलेशन जो है, इसी को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है बेटा? पैराबोलिक। इसका मतलब है प्रोजेक्टाइल जो जाएगी पैराबोलिक पाथ में जाएगी। अच्छा, एट व्हाट हाइट अटेनेड, एट व्हाट एंगल हाइट अटेनेड इज मैक्सिमम। हाइट कब मैक्सिमम होगी? जरा हाइट की फॉर्मूला अभी निकाली हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी।
हाँ सर, ये हाइट कब मैक्सिमम होगी? जब साइन मैक्सिमम होगा। हाइट विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो 1 के बराबर। जब साइन थीटा 1 के बराबर, थीटा जब 90 के बराबर आएगा, तब हाइट क्या होगी? मैक्सिमम। At what point in trajectory projectile has minimum velocity? प्रोजेक्टाइल को कहां पे मिनिमम वेलोसिटी होती है? प्रोजेक्टाइल को मिनिमम वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी। तो इसी के साथ बेटा आप बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल देख सकते हो इसके खुद। तो इसी के साथ हमारा जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर था ये मैंने कवर अप किया। बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी बन सकते थे, मैंने कोशिश की कि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तीसरा यूनिट जो है लॉज ऑफ मोशन पे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।